हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ ईवीएस के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी फ्रेंड्स, जो कि आपके कोई भी एग्जाम अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो सभी में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, सपोज दैट आप लोग मान लीजिए जैसे कि आप सीटेट या फिर टेट या फिर सुपर टेट, बीपीएससी, रीट, डीएसएसबी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सभी एग्जाम में जो आपका ईवीएस का चैप्टर रहेगा वो आपका जो मैं ईवीएस का जो आपका सिलेबस है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो देखिए आपका जो है ईवीएस का सिलेबस है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल रहा है 71 क्वेश्चन नंबर के हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले का जो है फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक जो है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। यहाँ पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में मैं आपको 71 क्वेश्चन नंबर करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या है ईवीएस के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 71 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अमोनिया तथा ओजोन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 71 क्वेश्चन नंबर में जो है 71 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट होगा वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आपका जिसमें आंसर करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताती हूँ। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसका जो खतरा होता है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, इस कारण होता है। ठीक है, जब हमारे इन्वायरमेंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो इसकी क्वांटिटी है वो अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको क्या होगा, खतरा होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में ही कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का जमाव वातावरण में होता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का जो मुख्य कारण तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग और उद्योग एवं निर्जलीकरण के लिए पेड़ों को जलाया जाना। ठीक है, अब देखिए जब हमारे जो प्राकृतिक में पेड़ पौधे, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, जब इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है सभी लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। ठीक है, तो देखिए सभी लोग क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, और हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, बढ़ रही है। आप लोग जानते हैं जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हम जो इन्वायरमेंट में है ये कंपेयर चलता रहता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा जो है वो एक संतुलन उसका बना रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसीलिए हम लोग को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमारे जो वातावरण है उसको हम लोग को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, 71 आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो ग्रीन हाउस इफेक्ट से तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको काफ़ी अच्छे से समझा सकती हूँ डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में जितना दिया गया था उसके लेवल से मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 की देखिए हम लोग बात करेंगे, आप सभी के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में यहाँ बात करेंगे जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो बताइए जलवायु परिवर्तन का फ्रेंड्स क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ओजोन परत का क्षरण, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रदूषण, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। क्या आप में से किसी को पता है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? जिसको पता है इस ऑप्शन में से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप में से जिसको पता है फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा ई वाला आंसर करेक्ट। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा दूँ जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल का स्वाभाविक गुण है अस्थिर रहना। ठीक है, क्या है, अस्थिर रहना। यदि इस तत्व को जलवायु के संदर्भ में देखा जाए तो समय व स्थानों के संदर्भ में दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होते रहते हैं।
जैसा कि आप लोग देखते हैं समय समय पर क्या होता है, मौसम चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये जलवायु परिवर्तन जो है फ्रेंड्स, ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, ना कि ओजोन परत क्षरण के कारण होता है, ना कि पॉल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। ये जो हमारे एनवायरमेंट में जो ये परिवर्तन होते रहते हैं, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि मौसम में किसी भी बाह्य या अंतः कारणों की वजह से दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। कि मतलब जो हमारा मौसम चेंज होता है, ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है चेंज और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, उसका जो ये कारण नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। आई होप आप सभी को जो है जलवायु परिवर्तन जो है समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आपको जलवायु परिवर्तन भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। एक सेकंड फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको जलवायु परिवर्तन बताया, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया ना, ये फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके पहले जो आपको सीटेट में पढ़ाया है, सीटेट में मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट से मैंने आपको समझाया है। उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन और इन्वायरमेंट, फिर एटमॉस्फेयर, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फर्न, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाइकेन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मनी प्लांट, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो जिसको इसका आंसर पता है आप लोग बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो जैव सूचक होता है, जो वायु प्रदूषण का जो जैव सूचक होता है उसको कहा जाता है लाइकेन। लाइकेन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ओके। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लाइकेन है, लाइकेन थैलाफाइट प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। किस प्रकार की वनस्पति है ये? थैलाफाइट प्रकार की वनस्पति है, जो कवक तथा शैवाल दोनों में मिलकर के बनती है। और इसमें क्या होता है, कवक तथा शैवालों का जो संबंध होता है वो परस्पर सहजीवी जैसा होता है, ठीक है। लाइकेन जो है, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, और जहां वायु प्रदूषण का अधिक होता है, जहां वायु प्रदूषण क्या होता है, अधिक होता है, वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ जाए, जहां पे आपको लाइकेन दिखे वहां पे समझ लीजिए वहां पे वायु प्रदूषण जो है बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग 74 क्वेश्चन नंबर पे। 73 आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 74 क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात करेंगे। 74 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उत्पादक घटक की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उत्पादक घटक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गाय, सेकंड कह रहा है मोर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाघ, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट की यहाँ बात हो रही है। तो आप लोग जानते हैं मैंने आपको जो कंपोनेंट बताए, दो बताए हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जर्मन वैज्ञानिक हैकेल थे, हैकेल ने 1896 ईस्वी में परिस्थिति शब्द को जो है प्रयोग किया था, और उस प्रयोग के लिए किया गया जो जिसमें उन्होंने बताया कि पादप व प्राणी, ठीक है, पादप व प्राणी इन्होंने दो प्रकार में जो है बांटा था, ठीक है, हैकेल ने। और उसके वातावरण के मध्य होने वाले जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे हैं, ठीक है। उत्पादक घटक किसे कहते हैं? हरे पौधों कहा जाता है। हरे पौधे जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। हरे पौधे क्या करते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? ये हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो ई वाला ऑप्शन है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जो देखिए यहाँ पे उत्पादक घटक बताए गए, उत्पादक घटक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या है? वो किसी को भोजन नहीं करते। अन्यथा अगर हम बात करें हरे पेड़ पौधे को जो खाते हैं, कौन खाते हैं? मनुष्य खाते हैं, गाय भैंस बकरी खाती हैं, और उन सभी को जो खाते हैं वो सेकंड कंज्यूमर, थर्ड, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 75 क्वेश्चन नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डेट स्टॉक बुक में, सेकंड कह रहा है रेड डाटा बुक में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लाइव स्टॉक बुक में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पूछा गया है कि विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनकी सूचीबद्धता जो होती है वो किस बुक में एंट्री की जाती है, किस बुक में रखा जाता है उनको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक जो है आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं उनको रेड डाटा बुक सूची में शामिल किया जाता है, ताकि कोई प्रजाति यदि अपने आवास क्षेत्र में 50 वर्षों तक ना दिखाई दे और उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हाल ही में
किस प्रजाति को अभी रेड डाटा बुक में जो है उनका नाम अंकित किया गया है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग बात करते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर आप सभी को हो गया है और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे 76 क्वेश्चन नंबर के। 76 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 76 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो बताइए फ्रेंड्स, किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चिल्का झील को, सेकंड कह रहा है लोकटक झील को, थर्ड कह रहा है केवला देव को, डी ऑप्शन कह रहा है, चौथा ऑप्शन कह रहा है वुलर झील को। ठीक है, फिर देखिए नीचे कुछ कूट वर्ड दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इस प्रकार से आपके जो है कूट वर्ड दिए गए हैं। पहला कह रहा है कूट वर्ड कह रहा है पहला या दूसरा सही है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा या तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पे चलिए, फिर से आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे क्या कहा है। क्वेश्चन पे कहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए रामसर क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो भारत में कुल 26 आर्द्र क्षेत्रों में को रामसर आर्द्र क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, जिनमें चिल्का झील, लोकटक, ठीक है, चिल्का झील, लोकटक, केवला देव पक्षी विहार और वुलर झील भी शामिल है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स बात किया आर्द्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो रामसर का दर्जा किसे किसे प्राप्त है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर मैंने आपको बताया वो है चिल्का झील, लोकटक, केवला देव पक्षी और विहार और वुलर झील भी शामिल है। ठीक है, इसमें हो जाएगा उनमें से आंसर जो आपको समझ में आ गया कौन सा आंसर है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 26 जो है आर्द्र क्षेत्र को रामसर आर्द्र क्षेत्र में दर्जा जो है प्राप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने आ गया है। इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ऑप्शन जो है सी आपका हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 77 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 77 क्वेश्चन नंबर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है सुनहरे लंगूर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मरुस्थलीय बिल्ली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हुलांग गिब्बिन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। 77 का कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो सुनहरे लंगूर है ना, इसमें जो है इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निगेटिव पकड़ लीजिएगा आप लोग ऑप्शन में, जो यहाँ पे निगेटिव दिया गया है इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि यही से आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा यहीं से कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नहीं को ध्यान में रखिएगा, इसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, जो सुनहरे लंगूर है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है विलुप्त प्राय, यानी कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका इनकरेक्ट के साथ जाएगा, बल्कि यहाँ पे मरुस्थलीय बिल्ली जो है वो विलुप्त प्राय है, हुलांग गिब्बन जो है वो भी विलुप्त प्राय है। ठीक है, इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर ओके कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, 78 क्वेश्चन नंबर के हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है कि ऐसी कौन सी एक प्रजाति है जिसके विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्यापक नीच कर्माता, ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बड़े आकार वाला शरीर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है संकुचित नीच कर्माता, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ना, तो विलोपन के लिए जो उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं दिया गया है इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 78 में, तो व्यापक कर्माता किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, व्यापक कर्माता जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है 78 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 79 क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, 79 क्वेश्चन नंबर सभी लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट वर्ड है उनको क्या करना, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सभी लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया ना। अब देखिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन की हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है सूची 1 में पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है,
पार्क जीव तथा वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है, सेकंड सूची में राज्य दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम राज्य और सूची की यहाँ बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि डोचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। डी ऑप्शन कह रहा है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए जो मैं आपको बता दूं, इसमें नीचे कोड वर्ड भी दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका कोड वर्ड दिया गया है, और डी और ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो डोचीगाम, ठीक है, यानी कि डोचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये जो आपका किस राज्य में है, तो ये आपका है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पे है। तो देखिए जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है यह किस राज्य में है, तो ये आपका जो है राजस्थान राज्य में, ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। जो है जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ये आपका है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पे है, तो ये आपका जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका है चौथा ऑप्शन केरल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो देखिए जो डोचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका मध्य प्रदेश में है, और सॉरी फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पे मैंने बताया, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोड वर्ड ढूंढने हैं, तो कहाँ पे आपको इस प्रकार से कोड वर्ड दिख रहा है आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए और अपना आंसर जो है करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपको करेक्ट करना है। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है जैव विविधता के अर्थ के बारे में। जैव विविधता का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति। ठीक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रकार के जंतु। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप में से जिसको भी किस आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजाति की जो बहुलता पाई जाती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक बहुलता पाई जाती हो उसको जैव विविधता कहेंगे। कंफर्म हो गया, सभी को याद हो गया। नेक्स्ट पे चलिए हम लोग। जैसा मैंने आपको बताया ना, किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में कहीं भी किसी भी आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं, तो क्या है उसको क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में जो है जंगली तथा पालतू जीव जंतु जो है एक साथ पाए जाए उसको क्या कहेंगे, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट है वो आपका आंसर जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 जो है, क्वेश्चन नंबर 81 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो बताइए भारत में स्थापित होने वाला जो है, अवस्थापित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रहा है 81 जो है ऑप्शन में कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड कह रहा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो देखिए भारत में जो अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ है आपका आंसर, इसमें आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो देखने को मिल रहा है वो आपका आंसर नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हेली के नाम पर 1936 में नैनीताल में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला आंसर करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो आप सभी को समझ में आया जो है कहाँ पर है, 1936 ईस्वी में नैनीताल में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया है। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 क्वेश्चन नंबर आ गया है। 82 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको गलत सही आ रहा है आप लोग फटाफट से अपना भी आंसर दिया करिए और अपना जो है स्कोर भी लास्ट में बताया करिए कितना क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 82 क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात करेंगे। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत
क्षेत्रफल होना चाहिए? वन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होना चाहिए कितना होना चाहिए पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए? पहला ऑप्शन कह रहा है 10%, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 23%, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 33%, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? ठीक है, तो जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग बताइए, देखिए मैं आपको बता दूं, जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का जो न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल होना चाहिए वो आपका कम से कम होना चाहिए। आपका जो है आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, कितना होना चाहिए? 33%। ठीक है, कंफर्म हुआ। और भारत में वन मुख्यतः 6 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही हूँ। भारत में जो है कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति पाए जाते हैं, पांचवा ऑप्शन है आपका डेल्टाई वन पाया जाता है, छठवां ऑप्शन है पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 82 अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पे हम लोग चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 की हम लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, यहाँ पे आपको जो है ईवीएस का ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है 16 सितंबर को, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 21 अप्रैल को, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? किसको पता है कमेंट करके बताइए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करो तो उसमें भी आपके जो है इसमें भी ईवीएस के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है आपके जो है सिलेबस से बाहर है। ठीक है, किसी के भी सिलेबस से बाहर नहीं, ईवीएस जो है सभी के सिलेबस में कंपलसरी है पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ओजोन छिद्र से उत्पन्न जो है चिंता के परिप्रेक्ष्य में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और ओजोन संरक्षण का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ठीक है, ओजोन संरक्षण का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था वो कब था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों के बीच बैठ करके एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, अब देखिए ओजोन संरक्षण का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि हर वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 16 सितंबर को मनाया जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? मैंने आपको बता दिया क्यों मनाया जाता है, कि ओजोन क्षेत्र से उत्पन्न चिंता के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप 83 क्वेश्चन नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो चलिए हम लोग 84 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। हम लोग 84 क्वेश्चन नंबर जो है आप सभी के सामने आ गया है। 84 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ठीक है, ग्रीन मफलर की यहाँ बात हो रही। ग्रीन मफलर जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मृदा प्रदूषण से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वायु प्रदूषण से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि ध्वनि, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये आपके 3 ऑप्शन है और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, ग्रीन मफलर क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं, ग्रीन मफलर क्या होता है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो देखिए ग्रीन मफलर जो है यह ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लड़ते हैं। ठीक है, समस्या से क्या करते हैं? लड़ने हेतु एक युक्ति है और इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कुछ दरियों पर वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है। ठीक है, वृक्ष लगाने से क्या किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को जो है कम किया जा सकता है, जिससे क्या है ग्रीन मफलर जो है संबंधित है। ठीक है, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 आप सभी के सामने आ गया। ठीक है, 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने है। 85 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकती हैं। तो देखिए जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो कारण हो सकती किसकी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि यकृत कैंसर का कारण हो सकती हैं, सेकंड कह रहा है कि मस्तिष्क कैंसर का कारण हो सकती हैं,
थर्ड कह रहा है कि मुखीय कैंसर का कारण हो सकती है। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनकी जो विकिरणें पड़ती हैं ह्यूमन बीइंग पर, तो मनुष्य के जो ऊपर जो विकिरण पड़ती है वो किसके कारण हो सकती है? यकृत के कैंसर के, मस्तिष्क के कैंसर के, फिर मुखीय कैंसर के। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो आंसर इसमें आपका करेक्ट होगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें मैंने आप लोग उपयुक्त में से क्यों नहीं बताया कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं यदि ओजोन परत की अनुपस्थिति में वो सीधे पृथ्वी पर आती हैं तो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को जन्म देती हैं। इनमें जैसे आपका त्वचा कैंसर हो गया, जीन आधारित समस्याएं व फिर अन्य जैविक बीमारियों का कारण बनेंगी। ठीक है, तो जो सूर्य से आने वाली जो आपकी किरणें हैं वो क्या करती है, वो ओजोन परत की अनुपस्थिति, ओजोन परत पड़ती है, उसके बाद उनसे छन करके हमारे इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई जो आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? तो जितना भी क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितना आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जो आपको जहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंफ्रारेड किरणें से संबंधित है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती, जो ओजोन बायोस्फीयर है ये किसको बचाती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इंफ्रारेड किरणों को बचाती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक्सरे किरणों को बचाती है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए जिसको इसका आंसर पता है। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में जो उपस्थित जो हमारी ओजोन परत है, सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। ये हमारी पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट रहेगा? बी वाला आंसर जो है अल्ट्रावायलेट किरणें आपको दिख रही है, पराबैंगनी किरणों को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर इसमें करेक्ट होगा वो है बी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका बी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओजोन स्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है हमें। ठीक है, जो हमारे सूर्य से जो डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं ना, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत पे पड़ती है, जिसको जो है अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पे हम बात करेंगे 87 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? पहला कह रहा है गेहूं, सेकंड ऑप्शन कह रहा है धान का खेत, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कपास का खेत, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, गेहूं का खेत जो है, धान का खेत। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? ठीक है, क्या आप में से पहले से किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? मीथेन गैस जो है, जो मीथेन गैस को उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो मीथेन गैस है ये वायुमंडल के हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है इसमें क्या करती है? वृद्धि करती है। और धान के खेत जो है वो कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरणों में उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? धान का खेत। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा धान का खेत। ओके, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा धान का खेत। बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान का खेत। याद रखिएगा, सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। 88 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? नीरी स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नागपुर में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चेन्नई में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में से किसको पता है नीरी स्थित है? नीरी कहाँ पर स्थित है, किसको पता है? बताइए आप में से जिसको भी पता हो नीरी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नीरी की यहाँ बात हो रही, नीरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए 88 क्वेश्चन नंबर का, तो नीरी देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको नीरी का फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान जो है, इसका जो है नीरी का फुल फॉर्म है, और जिसकी स्थापना जो है नागपुर महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, नागपुर में महाराष्ट्र में की गई है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट होगा ए वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर जो है करेक्ट है।
तो नीरी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये नीरी का क्या है, फुल फॉर्म है। कंफर्म हुआ सभी को। अब चलिए हम 89 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने देखिए आ गया है। ठीक है, 89 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पहला ऑप्शन कह रहा है 1982 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1986 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1990 ईस्वी में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ठीक है, तो किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? आप में से जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए जो बात हो रही है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो वर्ष 1986 में जो है पारित हुआ था। ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित हुआ था और इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों के संबंध में विभिन्न विनियमों का निर्माण किया गया, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति हो सके। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 90 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सभी लोग। 90 क्वेश्चन नंबर पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 90 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो भारत में जो है जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है कौन सा? पहला ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी घाट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पूर्वी घाट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है थार रेगिस्तान, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? कौन से देश को, कौन से घाट को कहते हैं, कौन से राज्य को कहते हैं? तो देखिए जो मैं आपको बता दूं, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की जो प्रजातियों की बहुलता जहाँ पाई जाती है उसको तो मैंने आपको बताया जैव विविधता कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न दो स्थल हैं। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान है वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है पूर्वी हिमालय नहीं दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कंफर्म है सभी को? क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और जितना क्वेश्चन मैंने कराया इसमें से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आते थे ये भी आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने जो कराए हैं आपके सभी एग्जाम में, आपके जो है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई से भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए आपकी जो है हेल्प करेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।